Hello everyone. Today we will going to discuss about DPP number 52, isomerism, DPP number 3, which is related to conformational isomerism. तो इस क्वेश्चन में अपने को जो गिवन है द एक्लिप्स फॉर्म एंड स्टैगर्ड फॉर्म ऑफ कन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन इज ड्यू टू। अभी देखिए कि कन्फॉर्मेशन अगर मैं इथेन की बात करूं तो इथेन में कन्फॉर्मर स्टैगर्ड या एक्लिप्स फॉर्म नॉर्मल इसलिए जनरेट होते हैं क्योंकि यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा। अगर इथेन है तो हाइड्रोजन एटम इतने स्मॉलर एटम है कि इनमें ना तो किसी तरह का एक रिपल्शन क्रिएट होगा और ना ही इनके स्मॉलर साइज की वजह से कोई अट्रैक्शन बनेगा। दैट मीन्स की रूम टेम्परेचर प्रेशर पे यहाँ पे हम बात कर सकते हैं फ्री रोटेशन की। तो फ्री रोटेशन इज ए ओनली रीजन जिससे कन्फॉर्मर क्रिएट होते हैं रूम टेम्परेचर पे। तो अगर ऑप्शन की फॉर्म में लिया जाए तो कन्फॉर्मर का एक्चुअल जो रीजन है दैट विल वर्ड विल बी फ्री रोटेशन। दैट मीन्स कि हम किस ऑप्शन को पिक करेंगे, नंबर 1 को। Next question, complete rotation of butane from 0 degree to 360 degree, the गॉस फॉर्म, और गॉस फॉर्म एक स्टैगर्ड फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन होता है जो एंटी नहीं होता, कन्फॉर्मर अपीयर। तो ये बात करता है कि अगर मैं एन ब्यूटेन को, तो एन ब्यूटेन में अगर हम कार्बन नंबर 2 और 3 के रेस्पेक्ट में बात करें तो 0 से इसको कितने डिग्री हमें रोटेट करना है, 360 डिग्री। और ये हम सबको मालूम होगा कि इसमें कितने टोटल कन्फॉर्मेरिक फॉर्म बनेंगे, 6, क्योंकि 60 डिग्री इंटरवल पे हमें स्टैगर्ड एक्लिप्स बनाना होता है। तो अगर पहले पॉसिबल फॉर्म की बात किया जाए तो स्टैगर्ड फॉर्म में 60 डिग्री डाइहेड्रल एंगल होना चाहिए। अगर ये मिथाइल अपोजिट है और हाइड्रोजन भी अपोजिटली ओरिएंटेड है तो ये जो कन्फॉर्मर बनेगा इट विल बी एंटी फॉर्म। और इसी में अगर बाकी के 2 कन्फॉर्मर की और बात किया जाए, क्योंकि टोटल 6 बनेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें वही पिक करना है जो कहीं ना कहीं स्टैगर्ड फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन हो। तो दूसरे फॉर्म में दोनों मिथाइल 60 डिग्री के एक डिफरेंस पे अपीयर होगा और दैट विल बी नेम्ड एज गाउस फॉर्म। और थर्ड पॉसिबल जो है कन्फॉर्मर, यहाँ पे अगर न्यूमैन डायरेक्शन इसका हम ड्रॉ कर रहे हैं तो ये दोनों मिथाइल अभी भी 60 डिग्री ओरिएंटेड है। दैट मीन्स कि ये भी आइडेंटिकल है गॉस फॉर्म पुराने वाले के। तो ओवरऑल यहाँ पे स्टैगर्ड फॉर्म 3 बनेंगे जिसमें से एक एंटी होगा और बाकी बचे हुए जो 2 फॉर्म है दैट विल बी स्टैगर्ड। और अगर ये गॉस फॉर्म की काउंटिंग पूछ रहा है तो आंसर हम देंगे कि यहाँ पे 3 में से कितने ऐसे फॉर्म होंगे जिनको हम गॉस बोल पाएंगे, 2। तो इस वजह से हम किस ऑप्शन को यहाँ पे पिक कर पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर 2 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद टॉर्सनल स्ट्रेन। तो किसी भी कंपाउंड में कई तरह के रिपल्शन हो सकते हैं। अगर 2 बल्कियर एल्काइल ग्रुप के बीच का रिपल्शन है तो उसको बोला जाता है वॉन डेर वाल रिपल्शन, जिसको हम एक स्टेरिक स्ट्रेन भी बोलते हैं। बट अगर 2 बॉन्डेड पेयर के बीच के रिपल्शन की बात चल रहा है तो बॉन्डेड पेयर के बीच के रिपल्शन को ये अपन नेम देते हैं टॉर्सनल स्ट्रेन। तो इन चारों में से अगर टॉर्सनल स्ट्रेन का एक अगर मीनिंग पिक किया जाए तो रिपल्शन बिटवीन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नेम्ड एज टॉर्सनल स्ट्रेन। Next question, in the following conformation, C2 is rotated about C2 and C3 bond in anti-clockwise manner by an angle 120 degree, then the conformer obtained is। तो इस पॉसिबल फॉर्म को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपने को रोटेट करना है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बेसिकली कितने डिग्री से रोटेट करना है, 120 डिग्री से। अभी देखिए कि अभी तो यहाँ पे जो फॉर्म अपने को गिवन है ये एंटी फॉर्म हो गया। अगर मैं पहले 60 डिग्री इसमें रोटेट कराऊंगा तो ये स्टैगर्ड की जगह एक्लिप्स फॉर्म बनेगा। वापस से अगर मैं इसको 60 डिग्री रोटेट कराऊंगा तो अगेन जो फॉर्म मुझे मिलेगा इट विल बी स्टैगर्ड फॉर्म। अभी देखिए कि अगर इसको 120 डिग्री रोटेट कराने के बाद एक न्यूमैन प्रोडक्शन अगर हम अचीव करें तो स्टैगर्ड है, दैट मीन्स की डाइहेड्रल एंगल कितना यहाँ पे एज्यूम होना चाहिए। तो मिथाइल और मिथाइल में इस तरह का एक वेरिएशन अपने को मिलेगा कि ये 120 डिग्री अपीयर होंगे इंस्टेड ऑफ 180। तो ये जो नया फॉर्म मिला है इसको स्टैगर्ड फॉर्म में एक अलग नेम अगर दिया जाए, क्योंकि स्टैगर्ड फॉर्म में अगर 180 अपोजिट वेरिएशन है तो एक एंटी कन्फॉर्मर हो गया
और अदर देन एंटी जितने भी स्टैगर्ड फॉर्म होते हैं दे ऑल आर नेम्ड एज गॉस फॉर्म। तो इन चारों में से अगर देखा जाए तो 120 डिग्री रोटेशन के बाद जो नया कन्फॉर्मर स्ट्रक्चर मिलेगा इट विल बी नेम्ड एज गॉस फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेयर ऑफ स्ट्रक्चर गिवन बिलो रिप्रेजेंट। दैट मीन्स कि दो कंपाउंड में न्यूमैन प्रोडक्शन अपने को गिवन है, इनके म्यूचुअल रिलेशन की अगर हम बात करें तो ये एनेंटियोमर है, डायस्टेरियोमर है, ये स्ट्रक्चरल आइसोमर है या ये कन्फॉर्मर है। अब देखिए कि अगर मैं पहले वाले कंपाउंड यहाँ पे बात करूं तो ये फ्रंट कार्बन हो गया। फ्रंट कार्बन पे तीन तरह के ग्रुप कनेक्टेड हैं जिसमें से एक पॉसिबल ग्रुप आपके पास हो जाएगा मिथाइल और रिमेनिंग टू वैलेंसीज से किससे ऑक्यूपाइड हो गया, एच से। तो फ्रंट कार्बन पे तो एक मिथाइल और बाकी दो जगह कौन सा ग्रुप अपीयर होता है, एच। अब देखिए कि अगर मैं नेक्स्ट कार्बन पे बात करूं तो नेक्स्ट या बैक साइड कार्बन या रेयर साइड कार्बन एक जगह तो सीएल से कनेक्टेड है, बाकी दो वैलेंसी जो है ये कनेक्टेड इसका हो जाएगा मिथाइल और एच से। तो ये स्ट्रक्चर तो आपके फर्स्ट वाले कन्फॉर्मर या न्यूमैन प्रोडक्शन का हो गया। अब अगर मैं सेकंड कंपाउंड की बात करूंगा तो ये फ्रंट कार्बन अभी भी ये कनेक्टेड है एक साइड तो मिथाइल से और रिमेनिंग जो दो वैलेंसी है वो इसका किससे कनेक्टेड है, एच से। सेकंड कार्बन जो रियर साइड पे अपने को मिलेगा इसके तीन तरह के वैलेंसी ऑक्यूपाइड हैं जिसमें से दो जगह अपने को मिलेगा हाइड्रोजन और एक जगह कौन सा ग्रुप मिलेगा, CH2Cl। तो इनमें अगर एक म्यूचुअल कंपैरिजन किया जा रहा है तो बस इनमें एक रिलेशन की हम बात करेंगे। तो सिंपली अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्लोरीन का जो पोजीशन है ये कौन से कार्बन पे एग्जिस्ट कर रहा है, सेकंड पे, और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो क्लोरीन कौन से कार्बन पे एग्जिस्ट कर रहा है, फर्स्ट पे। तो क्लोरीन का पोजीशन चेंज हुआ है, स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, दैट मीन्स कि दे आर नेम्ड एज पोजिशनल आइसोमर। और पोजिशनल आइसोमर को तो हम किस सीरीज में डिफाइन करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल या स्ट्रक्चरल आइसोमर में। तो इनको हम कह सकते हैं कि ये स्ट्रक्चरल आइसोमर होंगे बिकॉज यहाँ पे कंपाउंड में पोजीशन चेंज हुआ है क्लोरीन ग्रुप के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विच टू फॉर्म्स आर स्टैगर्ड कन्फॉर्मर ऑफ इथेन। अभी देखिए कि यहाँ पे दो तरह के प्रोडक्शन है। अगर एक 3D प्रोडक्शन इस तरह का दिया जाए तो इसको एज ए प्रोडक्शन नेम दिया जाए तो ये सोर्स प्रोडक्शन होता है जो कंपाउंड का एक 3D वर्जन होता है। और अगर डाइहेड्रल एंगल की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया जाए तो ये एक तरह से एक 2D वर्जन हो जाता है और 2D वर्जन को हम बोलते हैं न्यूमैन प्रोडक्शन। तो कहानी सिंपल है, ये बोल रहा है कि इन चारों में से स्टैगर्ड फॉर्म को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इथेन के केस में अगर 60 डिग्री डाइहेड्रल एंगल रहेगा तो स्टैगर्ड फॉर्म बनेगा। दैट मीन्स कि एक तो ये स्टैगर्ड है, यहाँ पे डाइहेड्रल एंगल आपका 60 की जगह कितना पेयर होता है, 0 डिग्री, और 0 का मतलब है कि ये तो स्टैगर्ड हो गया, सॉरी एक्लिप्स हो गया। दैट मीन्स कि अभी तक अपना 2 वाला स्टैगर्ड फॉर्म है और थर्ड वाला अपना ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि ये स्टैगर्ड की जगह कौन सा फॉर्म आएगा, एक्लिप्स। अब अगर हम सोहर्स प्रोडक्शन की बात करें तो एक एंटी वेरिएशन मिल पा रहा है H और हाइड्रोजन एटम का। दैट मीन्स कि यहाँ पे अगर इसको आप न्यूमैन में कन्वर्ट करोगे तो ये स्टैगर्ड फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगा। तो स्टैगर्ड फॉर्म एक तो 1 में है, एक 2 में है, और अगर हम सेकंड और थर्ड या फोर्थ में बात करते हैं तो ये स्टैगर्ड फॉर्म की जगह कौन से फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्लिप्स फॉर्म को। तो 1 और 2 अगर स्टैगर्ड है तो किस ऑप्शन को हमें पिक कर लेना चाहिए, थर्ड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट स्टेबल फॉर्म या मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। अभी देखिए कि अगर किसी भी कंपाउंड में हमें स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना है तो स्टेबिलिटी टॉर्सनल स्ट्रेन के बिहाफ पे होता है स्टैगर्ड फॉर्म का, और स्टैगर्ड फॉर्म है तो डाइहेड्रल एंगल आपको कितने पे अरेंज करना पड़ेगा, 60 पे। तो इथाइलिन ग्लाइकॉल को अगर एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे तो इट विल बी डाइहाइड्रिक अल्कोहल। तो अगर मुझे स्टैगर्ड फॉर्म ही यहाँ पे ड्रॉ करना है तो स्टैगर्ड फॉर्म में दो तरह के ऑब्जर्वेशन मिलेंगे अगर हम डाइहेड्रल एंगल को 60 डिग्री पे अचीव करना चाह रहे हैं। तो पहले तो हमने 60 डिग्री पे की डाइहेड्रल एंगल अरेंज किए। अभी देखिए कि अगर मैं ग्लाइकॉल में दोनों OH और OH को अपोजिटली ओरिएंटेड करूं तो इन सारी वैलेंसीज पे किसको अपने को अरेंज करना पड़ेगा, हाइड्रोजन को। और अगर 180 अपोजिट एंगल पे ये सब कनेक्टेड है तो स्टैगर्ड है, बट इसका नेम क्या हो जाएगा, एंटी। सेकेंडली अगर हम देखें तो OH और OH को अगर आप 60 डिग्री अरेंज करोगे तो ये स्टैगर्ड तो है लेकिन एंटी नहीं है। दैट मीन्स कि इस फॉर्म को अदर देन एंटी स्टैगर्ड फॉर्म का नेम होता है गॉस फॉर्म। तो अब अगर मुझे स्टेबिलिटी का कंपैरिजन करना है तो नॉर्मली तो हम ये बोलते हैं कि एंटी फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है बिकॉज यहाँ पे रिपल्शन नहीं होता। लेकिन इस मॉलिक्यूल में अगर मैं हाइड्रोक्सी ग्रुप की बात कर रहा हूँ
तो एक एसिडिक हाइड्रोजन किस तरह का चार्ज शो करेगा, पॉजिटिव, और अगर ये नियर बाय ऑक्सीजन के है तो ऑक्सीजन अपनी नेगेटिविटी की वजह से एक पार्शली नेगेटिव चार्ज है, तो प्लस और माइनस अगर नियर बाय आ गए तो यहाँ पे एक वीक अट्रैक्शन फोर्स कैरी होगा, और वो सारे वीक अट्रैक्शन फोर्स जो एसिडिक हाइड्रोजन और नेगेटिव एटम के बीच में होते हैं इसको अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी अगर विद इन ए मॉलिक्यूल होगा तो इट विल बी नेम्ड एज इंट्रा मॉलिक्यूलर। तो एंटी फॉर्म में कोई अट्रैक्शन नहीं है, जबकि गॉस फॉर्म में अगर हम जा रहे हैं तो एक इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगा, अट्रैक्शन मिलेगा, और इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से अभी अगर देखा जाए तो इथाइलिल ग्लाइकॉल में किस फॉर्म को हम ज्यादा स्टेबल देख पा रहे हैं, गॉस फॉर्म को। तो आंसर आपका इन चारों में से किस ऑप्शन को एक करेक्ट आंसर पिक किया जा सकता है, नंबर 2 को। नेक्स्ट प्रॉब्लम, करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इन वेरियस कन्फॉर्मर ऑफ 2 फ्लोरो एथेनॉल। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं 2 फ्लोरो एथेनॉल का मीनिंग क्या है। सेकंड कार्बन पे किस ग्रुप के अटैच होने की हम बात कर रहे हैं, फ्लोरीन की। अभी देखिए कि स्टेबिलिटी कंपेयर करना है एंटी में, गॉस में, फुल्ली एक्लिप्स में और पार्शली एक्लिप्स में। तो अगर हम जनरलाइज बात करें टॉर्शनल स्टेन के बिहाफ पे, तो स्टैगर्ड फॉर्म हमेशा किसके कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबिलिटी शो करता है, एक्लिप्स के। एक्लिप्स में भी दोनों ही आ जाते हैं, फुल्ली एंड पार्शली एक्लिप्स। तो फुल्ली एक्लिप्स में टॉर्शनल स्टेन हमेशा ज्यादा मिलेगा, पार्शली एक्लिप्स में टॉर्शनल स्टेन हमेशा मिलेगा कम। तो अगर मैं स्टैगर्ड में कंपैरिजन करूं तो स्टैगर्ड में दो तरीके के नेम आएंगे अपने पास, एक तो आएगा एंटी फॉर्म और एक आएगा गॉस फॉर्म। तो एक बार दोनों को ड्रॉ करके देख लेते हैं कि जो एक इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन है या रिपल्शन है उनका केस किस तरीके से डिफाइन होना चाहिए। तो एक जगह मैंने OH के अपोजिटली ओरिएंटेड कर दिया फ्लोरीन को। तो अगर ये अपोजिटली ओरिएंटेड हैं तो इस फॉर्म को अगर मुझे एक कॉमन नेम देना है तो स्टैगर्ड तो है बिकॉज ये 60 डिग्री एंगल पे है, और अपोजिट ओरिएंटेशन के बिहाफ पे इसको मैं बोल पाऊंगा एंटी फॉर्म। और इसी तरह का अगर मैं डाईहेड्रल एंगल को 60 डिग्री पे रखने के बाद अब अगर OH और फ्लोरीन को 60 डिग्री के वेरिएशन पे प्लेस कर दूं तो ये फॉर्म स्टैगर्ड तो नजर आ रहा है लेकिन ये एंटी नहीं होगा, और एंटी नहीं होगा तो इसको मैं बोल पाऊंगा कि ये गॉस फॉर्म है। तो एंटी और गॉस फॉर्म में स्टेबिलिटी ऑर्डर को मैं डिफाइन करूं तो स्टेबिलिटी देखो हमेशा बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर कोई रिपल्शन है तो स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा, और अगर उसकी जगह कोई इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन है तो स्टेबिलिटी हमेशा क्या होगा, इंक्रीज। तो एंटी फॉर्म में तो कोई अट्रैक्शन नहीं होगा OH और F के बीच में, लेकिन अगर हम गॉस फॉर्म में जाएंगे तो हाइड्रोजन एसिडिक है तो H+, और फ्लोरीन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो यहाँ पे कौन सा चार्ज कैरी होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज। तो एसिडिक हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में या प्लस और माइनस के बीच में एक अट्रैक्शन कैरी हो जाएगा, और इस एसिडिक हाइड्रोजन और नेगेटिव एटम के बीच के अट्रैक्शन को आप बोलोगे हाइड्रोजन बॉन्ड, और अगर ये विद इन ए मॉलिक्यूल कैरी हो रहा है तो दैट विल बी नेम्ड एज इंट्रा मॉलिक्यूलर। तो यहाँ पे गॉस फॉर्म किसके कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबिलिटी शो करेगा, एंटी के। तो अब अगर एक ओवरऑल स्टेबिलिटी लिखा जाए तो गॉस फॉर्म यहाँ पे एंटी से ज्यादा स्टेबल है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और पार्शली एक्लिप्स तो फुल्ली एक्लिप्स के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबिलिटी शो करेगा ही, क्योंकि यहाँ तो मैटर टॉर्शनल स्टेन का आता है। तो ओवरऑल ये जो ऑर्डर है ये किस ऑप्शन में अपने को राइटली गिवन है, नंबर 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकरेक्ट अबाउट कंपाउंड्स 1, 2 एंड 3। तो कंपाउंड के 3 तरह के प्रोडक्शन अपने को गिवन है, और अगर इसको हम 2D में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये तीनों प्रोडक्शन बेसिकली किस में गिवन है, न्यूमेस प्रोडक्शन में। अब देखिए कि अगर मैं फर्स्ट कंपाउंड की बात करूं तो फर्स्ट कंपाउंड में सिमेट्री भी है, और सिमेट्री के साथ में इसको कह सकता हूं कि अपोजिट ओरिएंटेशन है तो ये एंटी फॉर्म हो गया। सेकंड कंपाउंड में अगर मैं बात करूंगा तो OH और OH और मिथाइल ये एंटी नहीं होंगे, दैट मीन्स कि इसको भी अगर मुझे एक नेम देना है तो ये कौन सा कन्फॉर्मर हो जाएगा, गॉस फॉर्म। और थर्ड वाले स्ट्रक्चर में भी अगर हम बात करेंगे तो ये कौन सा फॉर्म हो जाना चाहिए, गॉस फॉर्म। तो अगर नेम पूछे जाते तो पहला एंटी है और सेकंड और थर्ड का एक मीनिंग निकल के आएगा गॉस फॉर्म के लिए। बट हमें देखना है कि ये डायस्टीरियोमर है, ये आइडेंटिकल हैं, या ये डायस्टीरियोमर है 1,3 या 1,2 का नेचर मिल रहा है ऑप्टिकली एक्टिव, इन चारों में से एक पिक करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं एक सिंपल शॉर्टकट आपको बताता हूं। अगर अपना मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल का मतलब जैसे अगर मैं अभी बात करूं तो ये कंपाउंड अपने को गिवन है 2,3
डाईहाइड्रिक एल्कोहल। तो अगर मैं दो इक्वल पार्ट बनाऊंगा तो ये डिवाइड हो जाएगा इजीली। तो इसका मतलब अपना कंपाउंड क्या है, सिमेट्रिकल है। तो किसी भी सिमेट्रिकल कंपाउंड में अगर हम बात करेंगे एंटी का और या फिर बात करेंगे फुल्ली एक्लिप्स का, तो सिमेट्रिकल कंपाउंड में एंटी हो या फुल्ली एक्लिप्स्ड हो, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, या ये दोनों ही किस फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, मीजो फॉर्म को। तो अगर मैं एंटी की बात करूंगा तो एंटी फॉर्म का मतलब यहाँ पे डायरेक्टली लिखा जा सकता है मीजो फॉर्म, और मीजो फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता, ऑप्टिकली क्या होता है, इनएक्टिव। तो अब अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो फर्स्ट कंपाउंड को अगर ऑप्टिकली एक्टिव बोला जा रहा है तो क्या ये स्टेटमेंट गलत हो जाना चाहिए, और पूछा भी हमसे यही है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन चारों में से कौन सा है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपका कौन सा डिफाइन हो जाना चाहिए, नंबर 4। नेक्स्ट प्रॉब्लम, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट इज। तो इन चारों में से किस स्टेटमेंट को एक करेक्ट स्टेटमेंट कंसीडर किया जा सकता है। तो चलो पहले से एक बार चेक करते हैं। एक्लिप्स्ड एंड स्टैगर्ड इथेन गिव डिफरेंट प्रोडक्ट ऑन रिएक्शन विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो एक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड फॉर्म गिव डिफरेंट प्रोडक्ट ऑन रिएक्शन विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। अब देखो कि एक्लिप्स फॉर्म इथेन का मिनिमम स्टेबल होता है और स्टैगर्ड फॉर्म होता है मैक्सिमम स्टेबल। तो अगर एक्लिप्स और स्टैगर्ड की स्टेबिलिटी डिफरेंट है तो ये बेसिकली प्रोडक्ट स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग अगर मैं डिफाइन करूं तो अलग अलग स्टेबिलिटी है। लेकिन अगर मैं इथेन की बात कर रहा हूं, अब देखिए कि इथेन की अगर मैं क्लोरीन से रिएक्शन करूंगा तो ये दोनों जगह क्लोरीनेटेड होने के बाद क्या आपको एक ही प्रोडक्ट प्रोवाइड करेगा, इथाइल क्लोराइड। और इथाइल क्लोराइड में दोनों कार्बन अगर सेम है तो जो प्रोडक्ट हमेशा मिलेगा क्या ये सेम ही मिलेगा। तो ये बोल रहा है कि इथेन की दोनों फॉर्म में डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेगा। इसका मतलब ये डिफरेंट प्रोडक्ट होने की बात रॉन्ग हो गई, क्योंकि प्रोडक्ट तो एक ही मिल रहा है, इथाइल क्लोराइड। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा क्योंकि हमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। सेकेंड ऑप्शन ये बोलता है दी कन्फॉर्मेशनल आइसोमर कैन बी आइसोलेटेड एट रूम टेम्परेचर। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी कंपाउंड में फ्री रोटेशन अगर चल रहा है तो कन्फॉर्मर उसके इक्विलिब्रियम स्टेट पे होते हैं, और इक्विलिब्रियम स्टेट पे हैं। इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड या बैकवर्ड शिफ्ट नहीं होगा। ये रिएक्शन ए और बी को अगर मैं आइसोलेट करना चाह रहा हूं तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड या बैकवर्ड शिफ्ट तो आप करा लोगे प्रेशर टेम्परेचर की हेल्प से, लेकिन ये कभी एक से दूसरे फॉर्म में आइसोलेटेड फॉर्म में इनको अचीव करना पॉसिबल नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि सेकंड जो ऑप्शन है ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन ये बोलता है टॉर्शनल स्ट्रेन इन इथेन इज मिनिमम एट डाईहेड्रल एंगल ऑफ 60, 180 एंड 300। तो टॉर्शनल स्ट्रेन इथेन में मिनिमम कब कब रहेगा। अब देखो कि अगर मैं इथेन की बात कर रहा हूं तो अगर मैं डाईहेड्रल एंगल को 0 डिग्री लूंगा तो टॉर्शनल स्ट्रेन मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि 0 डिग्री है तो बॉन्डेड पेयर आमने सामने हो गए। अगर इसको मैं 60 डिग्री टू रोटेट कराऊंगा तो ये कौन सा फॉर्म बनेगा, स्टैगर्ड फॉर्म। और ये भी हमें मालूम है कि हर 60 डिग्री रोटेशन के बाद स्टैगर्ड एक्लिप्स में चेंज होता है, और एक्लिप्स किस में चेंज होता है, स्टैगर्ड में। तो 0 डिग्री के बाद मैंने 60 डिग्री रोटेट किया तो मुझे कौन सा फॉर्म मिला है, स्टैगर्ड। स्टैगर्ड के बाद अगर मैं वापस 60 रोटेट करूंगा तो वापस किस फॉर्म का नंबर आ जाएगा, एक्लिप्स का। फिर अगर मैं 60 डिग्री रोटेट करूंगा तो किस फॉर्म को अचीव करूंगा, स्टैगर्ड को। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर 60 डिग्री वेरिएशन है तो स्टैगर्ड से कौन सा फॉर्म आप अचीव कर पाओगे, एक्लिप्स फॉर्म। लेकिन अगर 120 डिग्री वेरिएशन है तो स्टैगर्ड से स्टैगर्ड भी जंप होगा। तो 60 डिग्री वेरिएशन पे, 180 पे और 300 पे हमेशा जो अपने को कन्फॉर्मर मिलेगा वो हमेशा ही कौन सा होगा, स्टैगर्ड फॉर्म। और स्टैगर्ड तो वो है जहां टॉर्शनल स्ट्रेन की वैल्यू मिनिमाइज करके लिखा जाता है। तो करेक्ट स्टेटमेंट अगर मुझे पिक करना है तो किस स्टेटमेंट को एज ए करेक्ट ऑप्शन माना जा सकता है, ऑप्शन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 12, इन दी फॉलोइंग मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर ऑफ एन ब्यूटेन इज। तो अगर स्टेबिलिटी की मैं बात करूं तो दो तरह की बात किया जा सकता है कि एक तो स्टैगर्ड फॉर्म हमेशा एक्लिप्स से ज्यादा स्टेबल होगा। तो अगर मैं 1 की बात करूंगा तो ये कितने एंगल पे बना हुआ है, 60 डिग्री डाईहेड्रल एंगल। और ये तो स्टैगर्ड में भी वो है जहां पे 180 का अपोजिट वेरिएशन मिल पा रहा है, एंटी। सेकंड भी स्टैगर्ड ही है, और अगर ये एंटी नहीं है तो अदर देन एंटी सभी स्टैगर्ड को आप क्या बोलते हो, गॉस फॉर्म। ये दोनों जो फॉर्म है ये कितने डिग्री डाईहेड्रल एंगल पे सेट है, 0 डिग्री।
और 0 डिग्री पे है तो ये कहीं ना कहीं एक्लिप्स फॉर्म हो गया। तो ये तो आप कह सकते हो कि एंटी और गॉस हो तो ये टॉर्सन स्टेन के बिहाफ पे किससे ज्यादा स्टेबलाइज है, एक्लिप्स से। अब अगर मैं एंटी और गॉस में से भी एक स्टेबल पिक करूं, क्योंकि यहाँ पे कोई अट्रैक्शन फोर्स तो है नहीं, ये जो मिथाइल और मिथाइल है इनके बीच में एक रिपल्शन फोर्स कैरी होकर इसको वंडरवाल या फिर हम कह सकते हैं स्टेरिक रिपल्शन। तो 180 अपोजिट है तो यहाँ पे स्ट्रेन या रिपल्शन या स्ट्रेस जो रहेगा ये मिनिमम हो जाएगा। और अगर मैं एन ब्यूटेन की बात कर रहा हूँ तो ये इसी वजह से इसका एंटी फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई इंट्रामोलिकुलर रिपल्शन फोर्स नहीं है। तो अगर मोस्ट स्टेबल पिक करना है तो आंसर एंटी होगा, या फिर आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। अब देखिए कि ऑप्टिकल एक्टिविटी को देखने के कई वे होते हैं। मिरर इमेज पे नॉन सुपर इम्पोजिबल होना ऑप्टिकल एक्टिविटी है, प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होना भी ऑप्टिकल एक्टिविटी है। लेकिन अगर किसी भी कंपाउंड में एक ही कायरल एटम मिल जाए, दैट मीन्स कि अगर किसी कंपाउंड में 1 कायरल एटम है तो 100% आप ये कह सकते हो कि मॉलिक्यूल का नेचर ऑप्टिकली क्या रहेगा, एक्टिव रहेगा। अब देखिए कि अगर मैं सीधे थर्ड ऑप्शन की बात करता हूं तो इसका स्ट्रक्चर ये बोलता है कि यहाँ पे Br कनेक्टेड होने के बाद यही है अल्फा ब्रोमो ब्यूटेन एल्डिहाइड। तो ये जो कार्बन है क्या इसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट है, और इस कार्बन को आप किस फॉर्म में डिफाइन करोगे, कायरल कार्बन। और कायरल कार्बन है तो ये मॉलिक्यूल भी कायरल हो गया। दैट मीन्स कि इन चारों में से अगर मुझे ऑप्टिकली एक्टिव पिक करना है तो मुझे इतना सही देखना है कि किस कंपाउंड में कायरल कार्बन है, जो किस जगह अपने को मिल पा रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में। नेक्स्ट प्रॉब्लम, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्फॉर्मर ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज कायरल। तो कायरल का मीनिंग क्या लिया जा सकता है, कायरल एटम है जिसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट हो, जो sp3 हाइब्रिड हो। और अगर हम कायरल एटम की जगह कायरल मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो कायरल मॉलिक्यूल उसको बोला जाता है जो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर रहा हो। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी का सिंपल मीनिंग है कि अगर कोई स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है तो वो इनएक्टिव होगा, और अगर उसमें अनसिमेट्रिकल एलिमेंट्स हैं, एसिमेट्री है, तो उसको हम ऑप्टिकली क्या बोलते हैं, एक्टिव। तो सबसे पहले तो अगर मैं चेयर फॉर्म को ड्रॉ करूं तो चेयर फॉर्म कन्फॉर्मर अगर बनेगा तो ये परफेक्टली सिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल है दैट मीन्स कि ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। अगर मैं बोट फॉर्म को भी ड्रॉ करूंगा तो बोट फॉर्म भी अगर देखा जाए तो ये परफेक्टली क्या शो कर रहा है, सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल है तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। रिजिड फॉर्म बोला जाता है इसके प्लेनर स्ट्रक्चर को, जहां पे आप साइक्लोहेक्सेन को इस तरह लिखते हो। तो ये फॉर्म भी देखा जाए तो ये भी सिमेट्रिकल है, इसका मतलब ये भी ऑप्टिकली क्या हो गया, इनएक्टिव। बट अगर मैं ट्विस्टेड बोट की बात करूं तो बोट अपने आप में एक ऑप्टिकली इनएक्टिव था, सिमेट्री था। लेकिन अगर आप इसको ट्विस्ट कर दोगे तो ट्विस्ट करने के बाद क्या इसकी सिमेट्री को हम लॉस कर रहे हैं। तो इस वजह से ट्विस्टेड बोट वो फॉर्म है जो एसिमेट्रिकल हो जाएगा, और इस वजह से अकेला ये कन्फॉर्मर ऑप्टिकली एक्टिव है। तो इसको आप याद भी रख सकते हो कि साइक्लोहेक्सेन का कौन सा कन्फॉर्मर ऑप्टिकली एक्टिव है। तो हम ये बोलेंगे ट्विस्टेड बोट ऑप्टिकली एक्टिव होगा, क्योंकि इसमें किसी तरह का कोई सिमेट्री नहीं है। नेक्स्ट वन, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस कंपाउंड। अब देखो कि कंपाउंड सिमेट्रिकल है तो किसी को भी कार्बन 1 और किसी को भी 2 आप लिख सकते हो। तो अपने को बस ये देखना है कि कार्बन नंबर सेकंड और फर्स्ट का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, और कॉन्फ़िगरेशन के लिए कहीं ना कहीं अपने को प्रायोरिटीज अरेंज करना पड़ेगा। तो इनके प्रायोरिटीज बेस पे अगर हम चलें, प्रायोरिटीज निकाला जाता है CIP रूल से, जो हमने पढ़े होंगे स्टीरियो आइसोमर में, ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल में। तो इन चारों में से मैक्सिमम हो गया 1, सेकंड प्रायोरिटी हो गया एसिड का, थर्ड प्रायोरिटी पे ये कार्बन आ जाएगा, और मिनिमम किसका नेचर हो जाएगा, इस हाइड्रोजन का, क्योंकि इसका एटॉमिक मास मिनिमम है। अगर सेकंड कार्बन पे भी देखा जाए तो जो प्रायोरिटीज हैं वो 1, 2, 3 एंड 4 सेम ही रहेगा। फोर्थ प्रायोरिटी यहाँ पे डैश पे नजर आ रहा है, जबकि फोर्थ प्रायोरिटी यहाँ पे किस पे नजर आ रहा है, वेज पे। तो 1, 2, 3 का सीक्वेंस अगर हम देखें तो ये क्लॉकवाइज अपीयर हो रहा है, और क्लॉकवाइज में अगर ये डैश पे है तो इसको अपन क्या नेम देते हैं, आर। यहाँ 1, 2, 3 का सीक्वेंस नजर आता है एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन फोर्थ प्रायोरिटी इस बार डैश की जगह किस पे आ रहा है, वेज पे। तो इसका आंसर अपोजिट देखना पड़ेगा। एंटी क्लॉकवाइज के केस में इसको भी हम क्या बोल पाएंगे, आर। तो दोनों ही जो कार्बन हैं आर कॉन्फ़िगरेशन को शो कर रहे हैं। दैट मीन्स कि इन चारों में से किस ऑप्शन को एक राइट चॉइस बोलना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1 को।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन, दी टू स्ट्रक्चर 1 and 2 रिप्रेजेंट। तो एक तो आपको न्यूमन प्रोडक्शन 1 का गिवन है, एक न्यूमन प्रोडक्शन 2 का गिवन है। इनके बीच में अपने को देखना है कि रिलेशन क्या है। कन्फॉर्मेशनल आइसोमर अगर ये होंगे तो स्टैगर्ड एक्लिप्स में वेरिएशन चलेगा। स्टीरियो होंगे तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल में बात करना पड़ेगा। हो सकता है कि ये दोनों सेम हो तो आइडेंटिकल। और अगर कंपाउंड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफर कर रहा होगा तो उसको हम बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल या स्ट्रक्चरल आइसोमर। तो एक बार देखते हैं कि फर्स्ट में जो न्यूमन प्रोडक्शन दिया हुआ इसमें फ्रंट कार्बन पे कौन कौन से ग्रुप कनेक्टेड हैं। फ्रंट कार्बन कनेक्टेड विद ऑल 3 हाइड्रोजन एटम। तो तीनों जगह मैंने हाइड्रोजन को ऐड कर दिया। रियर साइड वाला जो कार्बन है ये दो जगह तो कनेक्टेड रहेगा मिथाइल से, और एक जगह ये कनेक्टेड किससे होगा, एस से। तो ये जो मॉलिक्यूल है इसको अगर मुझे एक नेम देना है तो ये सिंपल स्ट्रक्चर किसका है, आइसोब्यूटेन का। तो फर्स्ट वाला तो आइसोब्यूटेन हो गया। अब देखते हैं कि सेकंड वाला क्या है। सेकंड वाले में फ्रंट कार्बन पे दो जगह तो आपको हाइड्रोजन ऑक्यूपाइड नजर आ रहा है और एक जगह कौन सा ग्रुप नजर आता है, मिथाइल। तो 1 मिथाइल एंड रिमेनिंग 2 वैलेंसीज आर कनेक्टेड विद हाइड्रोजन। रेयर वाले कार्बन पे भी अगर देखा जाए तो 1 मिथाइल और 2 हाइड्रोजन ही नजर आ रहे हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको आप अगर सिंपल वे में देखोगे तो ये एन ब्यूटेन है। तो एक तो आपका आइसोब्यूटेन है और एक एन ब्यूटेन है। तो इनमें नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट भी डिफर कर रहा है, कार्बन नेचर का भी डिफरेंस है। तो इनको अगर मुझे नेम देना है तो कार्बन नेचर का चेंज डिफर करेगा। तो ये कौन सा आइसोमर होंगे, चेन आइसोमर। और चेन आइसोमर का मतलब ये कहीं ना कहीं स्ट्रक्चरल है, जिसको हम कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स भी। तो ये आपके टोटल डीपीपी के क्वेश्चंस हैं। ऑल दी बेस्ट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सॉल्यूशन में फिर से मिलते हैं।